हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल नेताम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है और सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी, ऐसी बिल्कुल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वे दिल्ली दौरे पे है। आज वे जो है बजट की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। बात जी। वहीं पॉलिटिकल खबरों की कर ले प्रदेश में आयोजित तो लगातार जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर उपचुनाव विधानसभा में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हर एक पार्टी चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस लगातार अपनी सक्रियता बरकरार रखी हुई है और भानुप्रतापपुर विधानसभाओं के हर एक गांव में ग्रामों में जिस तरह से चौपाल लगाकर या छोटी मोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो है अपने अपने पक्ष में वोटिंग करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस जहां तक अपने 4 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जो दिग्गज नेता हैं वे बता रहे हैं कि अपनी उपलब्धियों लेकर जाएंगे। तो वहीं पर चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मुंबई से मिल पा रही है? सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिल रही है आज? राहुल, आपको आवाज पहुंच रही है? चलिए सुबोध गुप्ता का रुख कर लेते हैं। रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या आज की तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली है? देखिए आयुषी, मैं बता दूं कि आज जो 25 दिसंबर को 25 नवंबर को जो दिल्ली में बैठक किए जा रहे हैं बजट के पूर्व, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। यह बैठक 11 बजे से बताई जा रही है, जिसमें देश के सभी वित्त मंत्री बैठक में शामिल होंगे। राज्य के जितने भी वित्त मंत्री हैं सभी शामिल होंगे वहाँ पे। झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को दिल्ली भेजा है। इसमें झारखंड को क्या मिलेगा इस बजट में और क्या-क्या आवश्यकता है, क्या-क्या जरूरत पड़ रही है झारखंड में, कितने रुपए के फंडिंग की आवश्यकता है, इसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। रामेश्वर उरांव दिल्ली फिलहाल रवाना हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया और झारखंड दिवस का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड दक्ष है और कई मामलों में परिपूर्ण है। अगर इसका संपूर्ण तरह से विकास किया जाए और संपूर्ण मदद मिले केंद्र सरकार की ओर से, तो झारखंड देश में अग्रणी राज्य बनने के काबिल है। जी। अगले 7 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने की बात भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। वही राज्यपाल रमेश बैस कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड के बेहतर विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है, लेकिन जो योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पा रही है, क्योंकि जितने खनिज संपदा झारखंड में पड़े हुए हैं, रिसोर्स जितनी अधिक है, उनका उपयोग सही तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने घोटाला और भ्रष्टाचार पर भी सरकार पर तंज कसी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि झारखंड के 7 वन आईएएस ऑफिसरों को यूपीएससी में प्रोन्नति दी गई है, जिसमें विभिन्न 7 पदाधिकारियों को यूपीएससी से प्रोन्नति करते हुए वो सिविल सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, आईएएस में प्रोन्नत होंगे। जी। आयुषी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सुबोध, रुख कर लेते हैं राहुल पुजारी का, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट मुंबई से रहने वाली है? वंदे मातरम। आयुषी, में बता दूं कि महाराष्ट्र की जो बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेके है। भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी में विवादित बयान दिया था, वो रुकने का नाम ले रहा है, राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। और अभी कल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी बोला है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल जो महाराष्ट्र के, उनको बुला लेना चाहिए। उससे एक कदम आगे बढ़ के उधर से उद्धव ठाकरे ने और बोल दिया है कि अमेजॉन का प्रोडक्ट जो केंद्र सरकार ने भेजा है, राज्यपाल के लिए अमेजॉन का प्रोडक्ट का नाम दे दिया है और बोला है कि जो अमेजॉन का प्रोडक्ट जो केंद्र सरकार ने भेजा उसे वापस बुला ले, हमें अमेजॉन का प्रोडक्ट ये पसंद नहीं आया, इसको वापस ले लें। और राज्यपाल को लेके धरना प्रदर्शन चालू है, हर जगह जगह धरना हो रही है, हर जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इस विवाद को लेके आग सी लग गई है। दूसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आ रही है आयुषी,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है शेयर मार्केट वालों के लिए, क्योंकि 3 दिन से शेयर मार्केट ऊपर चढ़कर बंद हो रहा है और 62,000 सेंसेक्स पहुंच गया है। आज भी जो सेंसेक्स खुला तो 55 अंक ऊपर चढ़कर ही खुला और शेयर मार्केट के लिए बहुत दिन बाद ऐसी खुशखबरी आई थी। लगातार 3 दिन तक शेयर मार्केट ऊपर चल रहा है और आज 55 अंक ऊपर चढ़कर बंदा। तीसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है। ऋचा चड्ढा ने जिस तरह से सेना पे विवादित बयान दे दिया है, उसको लेकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री और पूरे महाराष्ट्र में आग सी लगी हुई है। सेना को लेकर विवादित बयान देते हुए अक्षय कुमार ने भी विरोध किया कि इस तरह से सेना के लिए कभी भी अनुचित बयान नहीं देनी चाहिए, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वहीं राम कदम यहाँ के एमएलए जो है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अगर ऋचा चड्ढा की पिक्चर रिलीज हुई तो हम उसको रोकेंगे। सेना के ऊपर कोई भी बोलेगा वो देशद्रोही है। उन्होंने यहाँ तक विरोध कर दिया है और भी समाजसेवी संस्था भी सड़क पे उतर आए हैं ऋचा चड्ढा की, और ऋचा चड्ढा की फिल्में रिलीज नहीं होने देंगी। चौथी जो बड़ी खबर आ रही है, जो यहाँ पे जो खसरा फैला है मुंबई में, उसको देखते हुए जिस तरह से सतर्क हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ खसरा को रोक नहीं पा रही है गवर्नमेंट। समाजसेवी संस्था आज भी 3 बच्चे, कल अभी तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है और 3,500 नोट किए गए खसरा के जो केस आए हुए हैं। और जिस तरह से धारावाही में पूरी तरह से फैला, धारावाही से कुर्ला तक फैल गया है और थाने और भिवंडी तक पहुंच गया खतरा। और अभी भी जैसे ही हमारी नेटवर्क की टीम जब ग्राउंड जीरो पे जाके जब सर्वे कर रहे थे तो वहां पे देखा 8 अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। आपको बता दूं ऐसे 8 अस्पताल जो यहाँ के हैं, जो मेन अस्पताल, उसमें पूरे बच्चे एडमिट हैं और बड़े सीरियस 243 बच्चे जो है बड़े सीरियस कंडीशन में है और 3,500 खतरे से पीड़ित हो चुके हैं। और अभी तक जो मौत हुई है 12 की मौत होती है, अभी भी सीरियस कंडीशन है। 5वीं जो खबर जो आ रही है वो कल्याण से है। कल्याण के रियासी इलाके में तेंदुआ घुस गया और 5 लोगों को घायल कर दिया है। अभी तक वन विभाग की टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है और काफी लोग परेशान है कल्याण से। और जो खबर जो मैं बता दूं, आयुषी सत्ता मर्डर केस को लेकर जो अपडेट आ रही है, सत्ता मर्डर केस में अभी भी क्या नाम है, उनके जो पालघर इलाका है वहां पे आफ्ताब पूना वाले ने अपना मोबाइल और वो खाड़ी में फेंक दिया था। वो खाड़ी में पुलिस वाले खोज कर रहे हैं और दिल्ली से ही पुलिस आई हुई है और दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस मिलके जो मोबाइल उसने सत्ता का मोबाइल फेंका था उसकी खोजने की कोशिश कर रही है। और सत्ता मर्डर केस में जिस तरह से कल आफ्ताब पूना वाले का जो फोटोग्राफी टेस्ट होने वाला था और तबीयत खराब होने का फिर रुक गया और शायद कल 1-2 दिन में होगा। और सत्ता मर्डर केस को जिस तरह से यहाँ पे विरोध जारी है, उसको फांसी की सजा की मांग कर रही है समाजसेवी संस्थाएं और भी जितनी भी राजनीतिक दल है उनको वो विरोध कर रही है। चलिए राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से मिल पा रही है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरह से आने वाले 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अपने पूरी तैयारियां पर जुट चुकी हैं। वे क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। उसके जो तमाम जिस तरह से स्टार प्रचारक जो बनाए गए हैं, वे प्रतिदिन जो है भानुप्रतापपुर में जाकर अब लोगों के अपने जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है वोट की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस से जो पूर्व में एमएलए रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी को जो है टिकट मिला है, वे लगातार जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके पक्ष में जाकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा से जो है ब्रह्मानंद नेताम, जो कि पूर्व में भी विधायक भानुप्रतापपुर से रह चुके हैं, उनको जो है टिकट दिए गए हैं। तो उनके पक्ष में जो है भाजपा लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इस कड़ी में जिस तरह से भाजपा जो है कांग्रेस सरकार के 4 साल की नाकामियों को गिना रही है, वहां पर की 4 साल में जिस तरह से भूपेश सरकार के जो काम रहे उस पर जो नाकामियों को लेकर जो जनता के बीच में जा रही है भाजपा, तो वहीं पर कांग्रेस अपने 4 साल की उपलब्धियां है, जो विभिन्न योजनाएं जो जनहित में जो चालू की गई है, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही है। लेकिन खासा नाराजगी जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी वहाँ एमएलए होने हैं, लेकिन आदिवासी समाज में ही जिस तरह से आरक्षण को लेकर जो है नाराजगी जाहिर है। जिस तरह से 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, जिसमें आदिवासी समाज में खासा रोष है, जिसे लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस जो है गिरती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो है जो आदिवासी समाज की नाराजगी है, आरक्षण को लेकर जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए जो है आने वाले 1 और 2 दिसंबर को जो है विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें जो है राज्यपाल की अनुमति भी मिल चुकी है और 1 और 2 दिसंबर को जो है विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा। तो वहीं पर जो है आरक्षण को जो मामले है जिसको कम किया गया उसको जो है यथावत बने रहने की बात की गई। तो वहीं से जो है कांग्रेस के जो है आदिवासी मंत्री कवासी लखमा का बयान भी सामने आया कि यदि वे आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो वे अपनी मंत्री पद से इस्तीफा भी देने की बात मंत्री कवासी लखमा के द्वारा कहा गया है। तो लगातार जो है आने वाले समय में जिस तरह से 5 दिसंबर को आने विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसे लेकर जो है दोनों ही पार्टी सक्रियता बरकरार कर रही है और भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी आयुषी। जी चलिए अनिल, आप बने रहिए, सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहिए। रुक करेंगे आप सभी का, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।
चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट यूपी से रहने वाली है? सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, क्या अपडेट? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए आज उत्तर प्रदेश की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में 10:30 बजे से कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हालांकि अगर आयुषी इस बैठक की अगर बात की जाए तो लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयासरत है, और यही कारण है कि जो कमिश्नरेट प्रणाली जो राजधानी लखनऊ से शुरुआत जिसकी की गई थी, अब उसे और विस्तार दिया जा रहा है। हालांकि प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा के लिए यह प्रस्ताव आज की कैबिनेट में रखा जाएगा कि इन तीनों जिलों में भी जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसे लागू किया जाए। इसके साथ अगर बात की जाए रोडवेज की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए, तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर जो 83 बस अड्डे हैं उन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए जो प्रस्ताव है वो आज की कैबिनेट की बैठक में आयुषी देखने को मिलेगा और उस पर मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि उसकी शुरुआत अगर की जाए उन पीपीपी मॉडल के बस स्टेशनों की अगर व्यवस्थित करने की, तो राजधानी लखनऊ से उसकी शुरुआत आयुषी की जाएगी। हालांकि ये जो प्रस्ताव है इन पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगती हुई नजर आएगी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे और इन तमाम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसके साथ अगर बात की जाए आयुषी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की, तो मैनपुरी में जो लगातार उपचुनावों में कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बना हुआ है, लगातार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो कुनबा जो कहा जाता है मैनपुरी का, जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो पूरी तरह से वहां डेरा जमाए हुए और आज बड़ी जनसभाएं करते हुए दिखेंगे। इसके साथ खुद जो डिंपल यादव जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी में उपचुनावों में, वो भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगी, महिलाओं से मिलेंगी और लगातार जिस तरह से प्रयास है समाजवादी पार्टी का कि जो लंबे समय से जो मैनपुरी जो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ना भेद पाए, उस क्रम में लगातार प्रयास समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो आज मैनपुरी में रहेंगे और तमाम जनसभाएं वो भी करेंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि जो मैनपुरी जो गढ़ समाजवादी पार्टी का जो कहा जाता है, जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उस कुनबे में छेद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और पूरी तरह से जो कोई भी कोर कसर की अगर बात की जाए तो वो छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करके ये प्रयास करेंगे कि जो उनके प्रत्याशी है रघुराज सिंह साग के, उनको जीत दिलाई जा सके और न केवल जीत बल्कि भारी बहुमत से इस उपचुनावों में मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। उस क्रम में ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है आयुषी। लेकिन यकीनन तौर पर अगर बात की जाए आज की कैबिनेट की, तो बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और बात की जाए कानून व्यवस्था की आयुषी, तो उस पर कहीं ना कहीं आज और मुहर और मजबूती इस कैबिनेट में देखने को मिलेगी आयुषी। जी अनिकेत, देखिए लगातार अगर हम बात कर ले उपचुनाव की, तो मैनपुरी सीट हॉट सीट बनी हुई है। इसको लेकर के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी की ओर से पहुंच रहे हैं, वहां पर रैलियां भी कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी का वो गढ़ माना जाता है। काफी दशकों से वहां पर समाजवादी का ही कब्जा दिखा है। बिल्कुल, देखिए यकीनन तौर पर आयुषी अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो जो राष्ट्रीय मुलायम सिंह अगर बात की जाए आयुषी, तो मुलायम सिंह के निधन के बाद में वो जब सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव की जब बात आई, तो लंबे ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उसको उसमें उस सीट पर प्रत्याशी किसको बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि रघुराज सिंह साकी की अगर बात की जाए तो लंबा राजनीतिक सफर उनका भी रहा है, सांसद भी रहे हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और भरोसा जताने के साथ में उनको प्रत्याशी बनाया है मैनपुरी से। लेकिन यकीनन तौर पर आयुष अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो यकीनन तौर पर वो समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर कहा जाता है, और यही कारण है कि डिंपल यादव को वहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ना भेद पाए, उस ओर लगातार अखिलेश यादव खुद प्रयास कर रहे हैं और खुद लंबे समय से अखिलेश यादव मैनपुरी में जमे हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि वो नेताजी के जो लोग हैं वो उन्हें पसंद करते हैं और मैनपुरी में भारी बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए आयुषी भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरा ये प्रयास किया जा रहा है रघुराज सिंह साग को प्रत्याशी बनाने के तौर पर कि वो जो मैनपुरी का जो गढ़ है, जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा कहा जाता है, जहां पर उनकी मजबूती है, प्रबल दावेदारी है, उस प्रबल दावेदारी को खत्म किया जा सके और जो लंबे समय से जो एक फहरिस्त चली आ रही है कि समाजवादी पार्टी ही मैनपुरी में अपना प्रत्याशी उतारती है और जीतती है, उस बात को गलत साबित किया जाए, उन तथ्यों को गलत साबित किया जाए और रघुराज सिंह साग जिन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है उनको जीत दिला के भारी बहुमत के साथ। अब जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि किसकी जीत होती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं ईशा ठाकुर का, हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है पंजाब से? सियासी गलियारों में क्या हलचल? बिल्कुल आयुषी, देखिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अगर बात करें,
40 दिन की पैरोल उसे मिली थी और जिस तरीके से हत्या दुष्कर्म के उस पर आरोप लगे थे, जिसमें वो दोषी भी पाया गया था, लेकिन देखिए उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और उत्तर प्रदेश के बागवत आश्रम से लगातार सत्संग के जरिए भी अपने अनुयायियों के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में गुरमीत राम रहीम की पैरोल की समाप्ति हो चुकी है और आज उसे दोबारा रोहतक की सुनरिया जेल लाया जाएगा और वहां पर भी सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पंच और सरपंच के जो चुनाव हरियाणा में इस वक्त चल रहे हैं, आज सरपंच और पंच के जो चुनाव है वो 4 जिलों में होंगे और आज उसकी समाप्ति भी हो रही है और इसी के साथ संयोग भी कह सकते हैं एक तरीके से कि गुरमीत राम रहीम को जो 40 दिन की पैरोल मिली थी उसकी समाप्ति हो रही है। आज दोबारा से सुनरिया जेल लाया जाएगा गुरमीत राम रहीम को, जिसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ पर हरियाणा सरकार के ऊपर कि इन चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा सरकार की भी बात करें, उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हम कानून की बात करें तो कानून के तहत ही यहाँ पर पैरोल दी गई थी। जेल प्रशासन के तहत अगर वो सत्संग भी करता है पैरोल में आकर, तो इसको लेकर जेल अथॉरिटी या फिर कोर्ट ही कोई निर्णय ले सकती है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 40 दिन की पैरोल यहाँ पर उसे मिली थी, लगातार सत्संग उसकी तरफ से किया गया और यहाँ तक कि पार्टी के, चाहे आप किसी भी पार्टी के नेताओं की बात कर लीजिए, कांग्रेस या फिर बीजेपी, तमाम नेता नतमस्तक होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसपे दोष भी साबित हो चुके हैं दुष्कर्म जैसे, उसको लेकर अभी भी जो नेता हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज दोबारा उसे जेल लाया जा रहा है कि आने वाले समय में क्या उसे दोबारा यहाँ पर पैरोल दी जाती है या नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि कानून के तहत ही उसे पैरोल यहाँ पर दी गई है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती जा रही है, खासतौर से पंजाब में, तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, देर रात जो एनआईए की टीम है और पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है और वहां पर एनआईए की तरफ से आज लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 10 दिन की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई एनआईए के पास रहेगा और दिल्ली में इस वक्त एनआईए के दफ्तर पे वो मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अभी तक जो सामने बातें खुलकर आई है, जिस तरीके से गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में इस वक्त मौजूद है, उसके वो ही इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था और बहुत बड़ी यहाँ पर साजिश जो रची गई थी वो जेल के भीतर से रची गई थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है आतंकवादियों के साथ यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है वो फंड जुटाने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहा था और जो युवा पीढ़ी है, कई युवाओं को अपने साथ सम्मिलित करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी ताकि उनसे आतंकवादी जो घटनाएं हैं देश भर में उसे अंजाम दिया जा सके। तो एनआईए की तरफ से यहाँ पर यूएपीए के तहत लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया, अब उसे रिमांड में रखा गया है। हालांकि अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस के कारगुजारी पर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने भी सवालिया निशान खड़े किए थे कि उनकी तरफ से उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है पूरे मामले में जिस तरीके की करनी चाहिए। ट्रांजिट रिमांड में जून में यहाँ पर लाया गया था लॉरेंस बिश्नोई को, लेकिन उस रफ्तार से यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई थी जिस रफ्तार से होनी चाहिए। लेकिन अब शिकंजे में है एनआईए के लॉरेंस बिश्नोई। तो देखना ये भी है कि आयुषी की जिस तरीके से आतंकवादी कनेक्शन यहाँ पर मिले हैं उसमें कौन कौन से ऐसे नामी गैंगस्टर हैं या किस किस के कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से हरियाणा सरकार मांग कर रही है चंडीगढ़ प्रशासन से कि उन्हें जमीन अलॉट की जाए हरियाणा विधानसभा के निर्माण के लिए, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें उनकी तरफ से बीते कल बैठक की गई थी और सुखबीर बादल जो कि पार्टी प्रधान हैं उन्होंने ये बैठक ली थी। अब उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से समय मांगा है ताकि वहां पर अपना ज्ञापन सौंप सके और अपनी आवाज को उठा सके। तो ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर आज नजर रहने वाली है। जी
जी ईशा, आपसे सिद्धू मर्डर केस से जुड़ी हुई अपडेट लेना चाहेंगे कि इसमें कार्रवाई किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक बहुत पहले बयान भी सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कहा था कि जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तेजी के साथ, वो हो नहीं रही है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कार्रवाई तेज नहीं होगी तो वो देश छोड़ देंगे। बिल्कुल आयुषी, देखिए हालांकि इस वक्त अगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों की बात करें तो वो विदेश में ही मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर सिद्धू मूसेवाला के संबंध में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें, उनके जो फैंस हैं वो देश में नहीं विदेशों में भी भारी तादाद में हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर तक का एक अल्टीमेटम यहाँ पर पंजाब पुलिस को दिया था कि अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को जरूर वो ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि खातिरदारी हो रही है। क्योंकि अगर दीपक टीनू की हम बात करें, जो कि इस हत्या में शामिल था, गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था, उसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से वो भागने में, यहाँ पर पुलिस की मदद से ही वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें, उन्होंने वहां पर शिकंजा कसा और यहाँ पर देखिए लगातार जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती है। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है उत्तराखंड से, और सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहने वाला है, एमसीडी चुनाव को लेकर के वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट? देखिए, खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चाहे हिमाचल हो चाहे दिल्ली चुनाव हो, लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं वो देखे जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली भी रहेंगे। खासतौर पे देखा जाए जिस तरीके से वहाँ एनसीपी के चुनाव प्रचार में वो शिरकत करने वाले हैं, और ऐसे में जो उत्तराखंड के तमाम जो वहाँ प्रवासी रहने वाले हैं उन क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे देखा जाए तो एक बड़ा कुनबा उत्तराखंड का दिल्ली में निवास करता है, और ऐसे में जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उनमें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जगह दी गई है। और यही वजह है कि लगातार उन क्षेत्रों में उनके कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार रखे जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, और आज भी वो वहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा संगठन स्तर पे लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने जो कार्यक्रम हैं उनको अंतिम रूप देने में जुड़ी हुई है। खासतौर पे देखा जाए जिले स्तर पे पदाधिकारियों को की जो नियुक्ति है उन्हें अंतिम रूप देना है, कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो करना है, और इसको लेके 10 दिसंबर का जो तारीख तय किया गया है, समय काफ़ी कम है। इसको लेके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से तमाम पदाधिकारियों की जो एक मीटिंग है प्रदेश कार्यालय में रखी गई है, जिसका कि कहीं ना कहीं जो जिले स्तर की कार्यकारिणी का जो विस्तार है उसको लेके जो मंथन है कि करने के बाद जो नाम है वो फाइनल करना है। काफ़ी कम समय है, और ऐसे में आज जो है प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ, यानी कि प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, जिसमें प्रदेश स्तर के जो महामंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे और उनके साथ जो मंथन है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक तरफ हम पूरे देश में भर में देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर पे कांग्रेस किस तरीके से लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा। जी ज्ञान, देखिए प्रदेश स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।